हेलो बच्चों, सबको नमस्ते। मैं रवि सर और आज हम इकोनॉमिक्स यानी सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बेसिक जो वर्ड्स होते हैं, बेसिक जो इकोनॉमिक्स के अंदर अलग से बातें लिखी हुई हैं, कुछ थियरीज़ होती हैं, हम उन्हें अलग अलग वीडियोज़ में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये आप कह सकते हो 11th क्लास की एकदम बेसिक लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग से। और आप अपनी बुक रेफ़र कर सकते हो 11th क्लास की और उसके हिसाब से आगे पढ़ सकते हो और इस लेक्चर को देख सकते हो। तो जितने भी इकोनॉमिक्स की बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ इस वीडियो में और आने वाले सारे वीडियोज़ में आपको समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र भी कहते हैं, राइट। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। अगर आप 12th के बाद ये वीडियो आप 10th के बाद अगर ये वीडियो आप देख रहे हो, आपने 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी की है और उसके बाद आप 11th में आए हो और ये वीडियो आप देख रहे हो इकोनॉमिक्स के लिए, तो 10th तक जो हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी 11th में जो इकोनॉमिक्स है उससे। थोड़ा 11th में बहुत ही अलग और बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा बोलते हैं ना, खुला रखकर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, तभी आप बाकी सारी चीज़ें समझ पाओगे। क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो है बहुत अलग मायने में दी हुई है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक्स जो लिखा है मैंने वहाँ, उसमें शुरू करने से पहले इकोनॉमिक्स की मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इकोनॉमिक्स में दो तरह की एक्टिविटी होती है, या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। दो भाग में इकोनॉमिक्स को बांटा जाता है। एक तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर से समझना, एक है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहले समझ लेते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ऐसी क्रिया, ऐसा एक्शन या ऐसा काम जिसे करने के बाद कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होता है। यानी हमने कोई काम किया, हमने कोई एक्टिविटी की, लेकिन उसका हमें कोई पैसा नहीं मिला, या किसी और ने काम किया, किसी और ने एक्टिविटी की और हमने उसका कोई पैसा नहीं दिया, तो वो एक्टिविटी, वो क्रिया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। जैसे घर में मम्मी का खाना बनाना। घर में जब मम्मी खाना बनाती है या बहनें बनाती हैं या किसी घर में पापा या भाई बनाते होंगे, तो जो भी घर में खाना बनाता है वो परिवार के लिए बनाता है। तो आपने कहीं देखा है कि खाना बनाने के बाद सबसे पैसे लिए जा रहे हैं घर के अंदर? नहीं ना। तो इस एक्टिविटी को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। यानी जो प्यार के लिए, घर में संबंध मेंटेन रखने के लिए, और घर ही नहीं, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ठीक है, जहाँ भी जान पहचान है, हम कोई उनका काम करते हैं, सिर्फ खाना ही नहीं, कोई भी उनका काम करते हैं और उसके बदले में हम पैसे ना लेते हैं ना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब समझते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी है जिसे करने के बाद एक तरफ से पैसे का लेन देन होता ही होता है। यानी हमने अगर कोई काम किया किसी का, तो उसके बदले में हम पैसे ले रहे हैं, या हमारा किसी ने काम किया तो उसके बदले में हम उसे पैसे दे रहे हैं। कोई चीज़ खरीदी जा रही है या बेची जा रही है तो उसमें पैसे का लेन देन होता है। तो ऐसी क्रिया, ऐसा एक्शन, ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसे का लेन देन होता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता, जो सिर्फ खुशी के लिए किया जाता है या किसी की हेल्प के लिए किया जाता है, मनोरंजन के लिए किया जाता है, वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे गली में क्रिकेट खेलना, कौन सी एक्टिविटी हो गई? ये हो जाएगी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि जब हम गली में क्रिकेट खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो उसके लिए हम पैसे के लिए लेन देन नहीं करते। जो नेशनल लेवल पर लोग खेलते हैं, इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स खेल रहे हैं, सचिन तेंदुलकर हो गए, धोनी हो गए, कोहली हो गए, या कोई भी हो गया, तो ये जो खेलते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उन्हें उसकी फ़ीस मिलती है, पैसे मिलते हैं, राइट। देश के लिए खेलते हैं वो तो है, लेकिन पैसे भी मिलते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उनसे ही उनकी आमदनी होती है, उनसे उनका घर चलता है, राइट। लेकिन जो हम गली में खेलते हैं वो बस हम अपनी खुशी के लिए खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं ना,
आपस में, तो अपनी खुशी के लिए खेलते हैं, तो होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एग्जांपल तो मैंने आपको दिया, घर में खाना बना के खिलाना, तो हम घर में कोई पैसे लेते नहीं है ना देते हैं, राइट, तो उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वही इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप ठेले पे कुछ बना के बेच रहे हो, देखो घर में भी आप खाना बना रहे हो, लेकिन आप ठेले पे घर में आप बना रहे थे तो आप पैसे नहीं ले रहे थे, उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जो घर में खाना बना रहे हो वैसे ही सेम आप खाना बना के बाहर बेचते हो, ठेले पे ठेला लगाते हो, आपका होटल है, ठीक है, होटल वगैरह है, और वहाँ पे आप खाना बना के, वहाँ पे आप कुक हो, रसोइया हो, आप खाना बनाते हो और बेचते हो, तो वहाँ पे तो आप पैसे लोगे। तो सेम काम मैं कहीं और कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पैसे ले रहा हूँ, इसीलिए वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन वही हम घर में कर रहे थे तो क्या था, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कोई भी ऐसा काम जिसके लिए पैसे का लेन देन होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और कोई भी ऐसा काम जिसमें पैसे का लेन देन नहीं होता तो उसे हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। और इसी बात से हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स की, एकदम बेसिक। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है कि इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, यहाँ पे आप इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कह सकते हो, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जो इंसान है वो अधिकतर अगर घर से बाहर निकल के कोई भी काम करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, घूम रहा है, बस में चढ़ रहा है, ट्रेन यूज़ कर रहा है, मतलब ट्रेन की सर्विस यूज़ कर रहा है, राइट, मेट्रो है, रिक्शा है, टेम्पो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब बाहर निकलोगे देखोगे तो इंसान बहुत सारे काम कर रहे हैं, कोई होटल चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई कारपेंटर काम कर रहा है, राइट, कोई बिल्डिंग बना रहा है, दुनिया भर की एक्टिविटी हो रही है। ये सारी की सारी क्या हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी इकोनॉमिक क्या करती है, इकोनॉमिक्स उन्हीं सब चीज़ों पे ध्यान देती है कि इंसान बाहर जाकर कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी पैसे वाली कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। इट डील्स विथ, आगे क्या लिखा है, इट डील्स विथ हाउ ह्यूमन बीइंग सेटिस्फाइड अनलिमिटेड वांट्स विथ लिमिटेड मीन्स। प्लीज समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, यहाँ पे मीन्स का मतलब है रिसोर्सेस, या हिंदी में कहें तो संसाधन। आगे बढ़ने से पहले समझ लो इस बात को। आपने भी सुना होगा, कभी ना कभी एक दो बार ज़रूर सुना होगा कि संसार में सब कुछ अनलिमिटेड नहीं है, यानी सब सीमित है, जो भी है इस पृथ्वी पे ही है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, यानी वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगी, जैसे पेट्रोल। सुना होंगे ना आप कि पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो ज़मीन से निकलती है, राइट, लिक्विड फॉर्म में, ऑयली फॉर्म में, राइट, लेकिन वो ऐसा संसाधन है जो एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ज़मीन के अंदर वो पैदा नहीं हो रहा है, वो पैदा हो चुका है, जो ज़मीन के अंदर है हम उसे निकाल रहे धीरे धीरे। तो एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ना, एक ना एक दिन क्या होगा, ख़त्म होगा वो। और बहुत सारे वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल सौर ऊर्जा की बात होती है, पवन ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा होगा, बायोगैस ऊर्जा के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इन अलग अलग चीज़ों पे हम लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद गाड़ियाँ कैसे चलेंगी। अभी CNG है, लेकिन वो भी कभी ना कभी ख़त्म हो सकता है, नेचुरल गैस है लेकिन ख़त्म हो सकता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है, इकोनॉमिक्स क्या कह रहा है कि संसार में जो साधन हैं या संसाधन है वो बहुत ही सीमित हैं, लेकिन लोगों की जो इच्छाएं हैं, अनलिमिटेड वांट्स का मतलब होता है इच्छाएं, चाहत, जो चाहते हैं। तो इंसान की जो इच्छाएं हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। आपकी भी होंगी, हमारी भी होंगी, पापा मम्मी की भी होंगी। हर कोई चाहता है गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, शोहरत हो, पैसा हो। चाहता तो हर कोई है ना, लेकिन सबके पास हो सकता है, एक साथ सबके पास हो ऐसा नामुमकिन है। तो इकोनॉमिक्स हमें क्या सिखाता है कि कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक लोगों का किस तरह से भला किया जाए या किस तरह से लोगों की इच्छाएं पूरी की जाए। अब जैसे पेट्रोल है, अगर वो बहुत सस्ता हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारे लोग बेमतलब उसको यूज़ करेंगे, फूकेंगे और फूकेंगे और जल्दी से ख़त्म कर देंगे। आज पेट्रोल महंगा हो रहा है तो उसका एक कारण ये भी है कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और सरकार चाहती है कि वो और ज़्यादा दिन तक टिका रहे, और जहाँ ज़रूरी है बस वहीं खर्च हो। अगर बहुत सस्ता कर दिया जाए तो लोग घर में पेट्रोल से खाना बनाना चालू कर देंगे मतलब
ये एग्जाम्पल है। लोग इतना, आपने देखा होगा ना पानी कैसे वेस्ट करते हैं। मैंने खासकर पहाड़ी इलाकों में देखा है जहाँ पे लोग ऐसे पहाड़ पे ऐसे करके बसे होते हैं। वहाँ पे आप देखोगे तो पानी जब आता है नगर पालिका या जहाँ से भी पानी आती है, तो नल वगैरह बहुत जगह ऐसे खुले छोड़ दिए जाते हैं, पूरे रास्ते धोए जाते हैं। मैं तो बहुत जगह देखता हूँ कि जो घर के लोग अपने गलियाँ धोते हैं, घर तो धोते ही हैं, गली भी धो डालते हैं, पूरा पहाड़ी धो देते हैं। इतना पानी वेस्ट होता है, इतना पानी वेस्ट किया जाता है, जबकि पानी भी एक तरह से सीमित ही है। समुद्र में तो बहुत सारा है, लेकिन हम उसे पी नहीं सकते, बिल्कुल पी नहीं सकते। और आपने देखा होगा बहुत जगह कुएँ सूख गए हैं, कुएँ में पानी नहीं आ रहा है। बोरिंग करने के बाद ही बहुत अंदर तक पानी, यानी पानी का जो ज़मीन के अंदर स्तर है वो धीरे धीरे वो भी कम होते जा रहा है। तो कहने मतलब संसाधन धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स ये हमें ये समझा देता है, या इकोनॉमिक्स में हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि कम से कम संसाधन में सबकी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। आप बस इतना याद रखो। अगर कोई टीचर सर या कोई आपसे पूछता है या आपको कहीं बताना पड़ता है कि इकोनॉमिक्स है क्या, तो आप कहना कि इकोनॉमिक्स हमें समझाता है, हमें बताता है कि कम संसाधन में सबकी इच्छाएं कैसे पूरी की जाएं। ये वही बात हो गई कि घर में 100 रुपया ही रोज आता है, तो 100 रुपये में सबको कैसे खुश करें, ठीक ना। मतलब कम पैसे हैं तो कैसे सबको खुश रखा जाए, ये इकोनॉमिक्स हमें बताता है। आगे है ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं यहाँ पर। हम जब भी, आप कॉमर्स अगर पढ़ रहे हो तो कॉमर्स में जब आप आगे जाओगे तो इकोनॉमिक्स को हमेशा 2 भागों में पाओगे। एक नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स को 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो, या यूँ कहें इकोनॉमिक्स में हम 2 तरीके से अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है मालूम है, एक तरह का अध्ययन है, उसे पढ़ने का विषय नहीं है, वो समझने का विषय है। वो समझकर कुछ नया क्रिएट करने का, नया बनाने का, अध्ययन करने का, जांच करने का विषय है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जांच 2 तरीके से होती है, अध्ययन या पढ़ा जाता है या सीखा जाता है 2 तरीके से। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब इट मीन्स स्मॉल, छोटा। जब हम किसी छोटी चीज़ का अध्ययन करते हैं या छोटे पैमाने पर अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम किसी छोटी चीज़ का अध्ययन करते हैं या छोटे पैमाने पर अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो स्टडी या माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो इकोनॉमिक्स। वहीं दूसरी ओर मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मैक्रो मीन्स लार्ज, बड़ा, एग्रीगेट का, एग्रीगेट मतलब टोटली होता है और टोटल, यानी सब मिलाकर एक साथ, छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर, लार्ज लेवल पर। तो जब किसी चीज़ का, किसी भी चाहे देखो कुछ भी हो सकता है, वो वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई देश हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, किसी भी चीज़ का जब हम अध्ययन करते हैं लेकिन बड़े पैमाने पे करते हैं तो उसे कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो स्टडी। क्या कहेंगे? मैक्रो स्टडी। जब बड़े पैमाने पे स्टडी करना होगा तो कहेंगे मैक्रो स्टडी, और जब छोटे लेवल पे स्टडी करना होगा या छोटी चीज़ की स्टडी करनी होगी तो हम कहेंगे माइक्रो स्टडी। मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ दोनों के लिए। एक एग्जांपल ले लो मुंबई और एक एग्जांपल ले लो आप इंडिया, ठीक है? एक मुंबई और एक इंडिया। अब आपको कहा जाए इन दोनों का अध्ययन करना है तो हम दोनों को क्या नाम दोगे? एक है मुंबई, एक मुंबई है और एक है इंडिया। एक मिनट ना, सॉरी कोई आ गया था। तो हाँ, तो मुंबई और इंडिया, भारत, मुंबई और भारत। तो अगर आपको मुंबई की स्टडी करनी पड़े कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन में इंडिया के, तो मुंबई की स्टडी को आप माइक्रो स्टडी कहोगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक है मुंबई, एक छोटा सा शहर, मतलब इंडिया के मुकाबले तो छोटा ही है, और एक इंडिया, पूरा भारत। आपको कहा जाए एक भारत की स्टडी करनी है और एक मुंबई की स्टडी करनी है, तो इस लेवल पर मुंबई की स्टडी हो जाएगी माइक्रो स्टडी या माइक्रो इकोनॉमिक्स, और इंडिया यानी भारत की स्टडी हो जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो और एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं कह रहा हूँ आपको एक इंडिया की स्टडी करनी है और एक पूरे वर्ल्ड की स्टडी करनी है। वर्ल्ड यानी पूरे पृथ्वी की स्टडी करनी है। एक सिर्फ इंडिया की, एक देश की, और मैं कह रहा हूँ बाकी पूरे वर्ल्ड की, पूरे संसार की, पूरे देश की स्टडी करनी है। तो इस लेवल पर इंडिया की स्टडी हो जाएगी माइक्रो स्टडी, इंडिया की स्टडी क्या हो जाएगी? माइक्रो स्टडी, और पूरे संसार की स्टडी क्या हो जाएगी? मैक्रो स्टडी।
यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कंपेरेटिव स्टडी है। मतलब अगर मैंने कहा कि माइक्रो मतलब स्मॉल, तो कितना स्मॉल है ये इससे डिसाइड होगा कि उसके कंपैरिजन में बड़ा कितना है, या बड़ा कौन है, या सामने कौन है। अगर मैं संसार और इंडिया कह रहा हूँ तो इंडिया ऑब्वियसली छोटा है ना, तो इंडिया की स्टडी क्या हो जाएगी, माइक्रो, और संसार की स्टडी क्या हो जाएगी, मैक्रो। ठीक है, तो समझो इस बात को। चलो दूसरा एग्जांपल लेते किसी छोटे शहर का, यूपी और लखनऊ। लखनऊ की राजधानी है, राइट। तो आपको कहा जाए कि यूपी की स्टडी करनी है और एक सिर्फ लखनऊ शहर की स्टडी करनी है, तो लखनऊ शहर की स्टडी माइक्रो स्टडी हो जाएगी और यूपी की स्टडी क्या हो जाएगी, मैक्रो स्टडी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपेरिजन में समझना पड़ेगा कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। माइक्रो यानी हमेशा छोटा होगा और मैक्रो उससे बड़ा जो होगा वो मैक्रो स्टडी होगा। ठीक है, आगे समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी माइक्रो पे हम किन किन चीज़ों पे खास ध्यान देते हैं। माइक्रो में अगर हम स्टडी करते हैं, माइक्रो स्टडी करते हैं, तो किन चीज़ों पे खास ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही है इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कंपनी। इंडिविजुअल यानी कोई भी सिंगल, किसी भी एक चीज़ पे जब हम फोकस करते हैं तो उसे माइक्रो स्टडी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें हैं, तो यहाँ पे कई सारी हैं, कॉन्सेप्ट में आती हैं। पहला लिखा है वांट, इच्छा, चाहत या डिमांड। वांट यानी मांग, पब्लिक की मजे लोगों की मांग है, मांग यानी क्या चाहते हैं वो। तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक इस पे फोकस करते हैं, मांग पर। सॉरी, अगर मैं कहूँ कि मैं एक पर्सन या मैं कहूँ आप पे, आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो, एक सिंगल पर्सन हो आप, मैं कहूँ कि आपकी स्टडी करनी है, तो माइक्रो के हिसाब से मैं सबसे पहले आपको मैं चेक करूँगा कि आप चाहते हैं क्या हैं, आपकी इच्छा क्या है। होता है हर किसी की इच्छा होती है। अब जैसे आप 11th में अगर हो फिलहाल, तो सीधी सी बात है आपको कपड़े चाहिए, बुक्स चाहिए, प्रॉपर खाना पीना चाहिए, राइट। ये सब चीज़ें हैं, यही सब आपकी इच्छाएँ हैं, राइट। तो पहले हम इच्छाओं पे फोकस करते हैं। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब है वस्तुएं और सर्विसेज का मतलब है सेवाएं। गुड्स का मतलब है वस्तुएं, वस्तुएं यानी सामान, वस्तुएं वस्तुएं वस्तुएं, लेकिन थोड़ा फ़र्क है गुड्स और सामान में। हालांकि गुड्स इंग्लिश वर्ड है और सामान हिंदी वर्ड है, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। मैं समझाना चाहता हूँ क्या। अगर कोई बिजनेसमैन, जैसे मैं हूँ, मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं मार्कर का बिजनेस करता हूँ। किसका, मार्कर, ये है ना मार्कर, तो मेरे लिए गुड्स है, जबकि मेरे पास टोपी भी है, कैप, लेकिन ये कैप मेरे लिए गुड्स नहीं है। वाई? क्योंकि मैं बिजनेस सिर्फ मार्कर का करता हूँ, कैप का नहीं। तो कैप मेरे लिए सामान है, कैप मेरे लिए क्या है, सिर्फ सामान है, लेकिन गुड्स क्या है मेरे लिए, मार्कर। चेंज करते हैं। अब मानते हैं कि मैं कैप का बिजनेस करता हूँ, बहुत सारी टोपियाँ बेचता हूँ, पूरे वर्ल्ड में सबको टोपी पहनाता हूँ, हाँ तो ये कैप क्या हो जाएगा मेरे लिए, गुड्स। एज अ बिजनेसमैन ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स। और मार्कर क्या हो जाएगा, बस एक सामान। ठीक है, तो समझो मेरी बात को। फ़ैन, अगर मैं फ़ैन का बिजनेस करता हूँ तो फ़ैन मेरे लिए यहाँ पे गुड्स होगा, न मार्कर और न कैप। अब ये दोनों ही मेरे लिए क्या है, सिर्फ सामान है। कहने का मतलब क्या है कि बिजनेसमैन या कोई भी व्यक्ति अगर जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसे ही गुड्स कहा जाता है, बाकी सारी चीज़ें उसके लिए सिर्फ सामान होती हैं। ठीक है, अगर मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूँ तो मोबाइल मेरे लिए गुड्स हो गया, मार्कर, फ़ैन, कैप, ये सब मेरे लिए सामान हो गया। ठीक ना, चलो। और सेवाएं, सेवाएं का मतलब होता है सुविधाएं जो आप बाहर लेते हो, जैसे रिक्शा, साइकिल, ट्रेन, बस, हवाई जहाज़, मेट्रो, जो भी पकड़ लो आप। अब जैसे बस है तो बस पे हम चढ़ते हैं तो बस खरीद नहीं लेते हैं, बस की बस टिकट लेते हैं, एक जगह पे चढ़ा और एक जगह पे उतर गए जहाँ पे हमें पहुँचना था, और हमने उसकी सेवाएं यूज़ की। बैंक हो गया, बैंक में भी हम अपना पैसा रखने के लिए देते हैं एक तरह से, और ज़रूरत पड़ने पे हम निकाल लेते हैं। बैंक से कुछ लेते देते हैं क्या, हम अपना ही पैसा रखते हैं और अपना ही पैसा वापस ले लेते हैं। तो बैंक क्या करता है, हमें सुविधा दे रहा है हमारे पैसे को सुरक्षित अपने पास रखने के लिए, क्योंकि घर में रखेंगे तो चोरी हो जाएंगे। मतलब घर में बहुत सारे पैसे नहीं रख सकते ना, इंसान रोज़ कमाता है, रोज़ पैसे इकट्ठा हो रहे हैं, और अगर बैंक नहीं होंगे तो घर में सारे रखने पड़ेंगे, तो खतरा होता है चोरी का।
आप घर में कुछ हज़ार या कुछ लाख तक ही रख सकते हो। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो भाई करोड़ों रुपए आएंगे तो कहाँ रखोगे, बैंक में रखोगे, सीधी सी बात है, ठीक ना। एरोप्लेन हो गया, ये भी सेवाएं देती हैं। एरोप्लेन में हम एक जगह उस पर बोर्ड करते हैं और दूसरी जगह उतर जाते हैं, राइट। तो गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसे समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और इसको सीखते हैं क्या है। अगला यूटिलिटी, ज़रा इसको ज़्यादा समझने की कोशिश करना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं। यूटिलिटी बहुत ध्यान समझना। यूटिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का यूज़ क्या है आपके लिए, उसका फ़ायदा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। जैसे मार्कर, तो मार्कर का मेरे लिए यूटिलिटी है, क्यों है, मेरे लिए बेनिफिट है, मेरे लिए फ़ायदा है, मेरे लिए कुछ ना कुछ है, काम करके देगा। क्या, ये जो लिखा है मैंने आपको जो पढ़ा रहा हूँ, अगर ये लिखा नहीं होता तो मैं इसे बोल पाता, मैं दिखा नहीं पाता, समझा नहीं पाता, मतलब लिख कर नहीं बता पाता। तो ये मार्कर क्या है, मेरे लिए यूटिलिटी है। तो मेरे लिए यूटिलिटी तभी तो मैंने ख़रीदा है। जैसे अभी आप मोबाइल पे ये चीज़ें देख रहे हो, लैपटॉप में भी देख रहे होंगे, तो लैपटॉप या मोबाइल आपके लिए यूटिलिटी है, यानी आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए कुछ ना कुछ आपका काम करके देगी, आपके लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट दे रही है। उसी सपोर्ट को यहाँ पे यूटिलिटी कहते हैं। तभी आपने वो ख़रीदा है ना। अगर वो लैपटॉप और मोबाइल आपके काम का नहीं होता तो आप लेते हैं, नहीं लेते। जैसे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन हमारे लिए यूटिलिटी है क्या, हम लाकर बाहर पार्क कर सकते हैं एरोप्लेन एरोप्लेन छोड़ो, ट्रेन भी लाके पार्क कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ वे लग रहा है, लेकिन सोचने के लिए कह रहा हूँ, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो वो हमारे लिए यूटिलिटी नहीं है। वो यूटिलिटी कब बनेगा, जब हमारे पास उतनी इनकम होगी और हमें जल्दी कहीं पहुँचना होगा तो मैं एरोप्लेन यूज़ करूँगा। या ट्रेन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें गाँव जाना होता है, तब हमारे लिए ट्रेन की यूटिलिटी बनती है और हम ट्रेन पकड़ते हैं, जाते हैं। तो किसी भी वस्तु की यूटिलिटी समय एक तरह से डिसाइड करता है कि किस वक्त आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त मुझे मार्कर की ज़रूरत है तो ये मेरे लिए यूटिलिटी है, तो ही मैं इसकी इच्छा करूँगा और तो ही मैं इसकी डिमांड करूँगा, इसको चाहूँगा कि हाँ मेरे पास आए। और ये क्या है, एक तरह का गुड्स है। तो सारे पॉइंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अगर आप धीरे धीरे समझो तो आई होप आप समझ गए। यूटिलिटी यानी कि किसी भी वस्तु का हमारे लिए उपयोग क्या है, हमारे लिए कितनी उपयोगी है, वो उसकी यूटिलिटी है। एक क्या है, मेरे लिए उपयोगी है, बाहर जाऊंगा धूप नहीं लगेगी, सर थोड़ा ठंडा रहेगा, राइट। इसलिए हम देखते हैं बहुत लोग मुंह ढक लेते हैं स्कार्फ वगैरह से। ठंडी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स, राइट। गर्मी में हम पतले कपड़े, कॉटन वाले कपड़े पहनने पसंद करते हैं। तो हर समय पे अलग अलग टाइम पे हर वस्तु का अपना अपना यूटिलिटी होता है। बारिश में छाते, राइट ना, तो छाता हमारे लिए यूटिलिटी कब है, छाते का यूटिलिटी हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद कब है, वो सिर्फ बरसात में। कुछ लोग धूप में भी लेके चलते हैं, राइट, धूप में भी वो फ़ायदेमंद होता है। तो किसी भी वस्तु का आपके लिए क्या फ़ायदा है, क्या उसको उपयोगिता है, क्या उपयोग है आपके जीवन में, वो उसकी यूटिलिटी होती है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इसकी भी स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के जीवन में कौन सी चीज़ें यूटिलिटी रखती हैं और कौन सी नहीं रखती हैं, ठीक ना। वैल्यू यानी कीमत। वैल्यू तो सबको पता होगी, वैल्यू यानी कीमत। कीमत अलग अलग तरीके से होती है, खासकर हम कीमत रुपए में देखते हैं, लेकिन कीमत और भी अलग अलग तरह की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे दो तरह की कीमतें लिखी, मतलब दो तरह की वैल्यू लिखी है। क्या है, एक लिखा है वैल्यू इन यूज़। वैल्यू इन यूज़ मतलब इस्तेमाल करना। तो कुछ चीज़ों के लिए हम पे तो नहीं करते, पे मतलब पैसे तो नहीं देते, लेकिन उसकी फिर भी कीमत है और हम उसे यूज़ भी करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, सांस ले रहे हैं ना, हवा, ऑक्सीजन, हम कुछ पे कर रहे हैं क्या नेचर को, कुछ दे रहे हैं उनको, कुछ भी नहीं, 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं, फ्री में मिल रही है हवा में, ऑक्सीजन फ्री में मिल रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू है, हम पे नहीं कर रहे हैं लेकिन वैल्यू है ना। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कुछ नहीं बचेगा, ना पेड़ पौधे पत्ते, मतलब कुछ नहीं होंगे, बंजर हो जाएगा सारा। तो कितनी ज़्यादा वैल्यू है। आज पूरी पृथ्वी रन कर रही है ऑक्सीजन की वजह से, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से नहीं, ऑक्सीजन भी एक कारण है। तो ऑक्सीजन का वैल्यू है। धूप, सनशाइन, हवा तो चलो बात हो गई। तो धूप है, धूप ना हो तो क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं खिलेंगे, सब्जियां नहीं उगेंगी, खेत वगैरह नहीं होंगे, सारा सेक्टर ही बर्बाद हो जाएगा। आपको आई थिंक पता होगा कि हमारी पृथ्वी घूमती है तो ही जाके दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दें तो एक तरफ सिर्फ दिन होगा
और एक तरफ सिर्फ रात होगी। एक तरफ पृथ्वी पूरी गर्म हो जाएगी आग की तरह, और दूसरी तरफ पूरी ठंड हो जाएगी कश्मीर की तरह। कश्मीर भी नहीं, मतलब एकदम बुरी हालत हो जाएगी हिमालय की तरह। यानी पृथ्वी अगर न घूमे तो पृथ्वी पे जीवन संभव ही नहीं है। यानी धूप की भी कितनी वैल्यू है, अगर धरती पे धूप ना गिरे तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये था वैल्यू इन यूज़। इनका इस्तेमाल करने पे इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम पैसा तो नहीं पे कर रहे, लेकिन यूज़ ना करें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यूज़ में बहुत वैल्यू है इसकी। क्या है? यूज़ में बहुत वैल्यू है। और दूसरा है वैल्यू इन एक्सचेंज। ये बहुत सिंपल है, वैल्यू इन एक्सचेंज। किसी भी वस्तु के लिए जो हम पैसे देते हैं। ये मार्कर मैंने कहीं से ख़रीदा होगा शॉप पे से, तो मैं गया, मैंने बोला मार्कर चाहिए, मार्कर उन्होंने दिया और मैंने पैसे दे दिए। ये हो गया एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब लेन देन। एक हाथ से हमने मार्कर उन्होंने दिया और एक हाथ से मैंने पैसे दे दिए। ये हो गया एक्सचेंज, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो ये मार्कर कितने का है? आई थिंक 25-30 का कुछ आसपास का है, राइट? 25-30। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। मोबाइल 10,000 की 15,000 की आती है, तो इनकी वैल्यू है। वैल्यू इन एक्सचेंज इसे कहते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए। एक तो यूज़ में वैल्यू होती है, जैसे मैंने हवा कहा, पानी कहा, पानी भी ले लो, पानी भी फ्री है एक तरह से। हालांकि बहुत जगह हम पे करते हैं, लेकिन बरसात होती है तो फ्री में मिल रही है। और धूप कही मैंने, राइट, जो फ्री में मिल रही है, जिसकी बहुत वैल्यू है। ये नहीं रहे तो जीवन ही नहीं रहेगा। और वैल्यू इन एक्सचेंज यानी जो वस्तुएं हम खरीदते बेचते हैं, ये एक दूसरी वैल्यू हो गई। ओके, आगे चलते हैं। आगे है हम पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसके अंदर एक और चीज़ आती है वेल्थ। वेल्थ सिंपल भाषा में वेल्थ का मतलब है संपत्ति। ठीक है, कैपिटल जिसे हम बीके की भाषा में, अकाउंट की भाषा में कह सकते हैं संपत्ति, धन संपत्ति, उसे वेल्थ कह सकते हैं। आपने कितना कमाया, कितना पैसा कमाया, कितनी चीज़ें हैं, ये वेल्थ हो गई। पर्सनल इनकम, इनकम यानी जो भी आप कमा रहे हो, राइट। वेल्थ तो हो गया कि जो आपने प्रॉपर्टी बनाई है, संपत्ति क्या हो गई। और पर्सनल इनकम जो आप कमा रहे हो, ठीक है, उसके ठीक नीचे लिखा है पर्सनल डिस्पोजल इनकम। तो दोनों में फ़र्क है ना, समझना। पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो होता है वो सरकार को हमारे हिस्से का टैक्स, हमारे इनकम जो भी मैंने कमाया, एग्जाम्पल पकड़ लो, मैंने 100 रुपये कमाया, तो जो 100 रुपये कमाया वो मेरी इनकम हो गई। तो ये आ गया पर्सनल इनकम। 100 रुपये मैंने कमा के, एग्जाम्पल 100 रुपये मैंने बहुत कम पकड़ लिया, चलो और ज़्यादा पकड़ लेते हैं, 1 लाख पकड़ लेते, चलो थोड़ा ज़्यादा पकड़ लेते कि मैंने साल भर में 1 लाख रुपये कमाए। तो साल भर में 1 लाख रुपये कमाया मैंने, ठीक है। मैं 10, 15, 20 साल से कमा रहा हूँ और 20 साल से कमा के मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी बना ली है। तो ये मेरी वेल्थ हो गई। ये क्या हो गई? वेल्थ, संपत्ति, कैपिटल। पर्सनल इनकम 1 लाख रुपया पर ईयर, 1 साल का इनकम पर, ये इनकम हो गया। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है कि इस इनकम में से जब मैं सरकार को उनका टैक्स, आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, सरकार को उसमें से टैक्स जाता है, और जो हम कमाते हैं उसमें से भी सरकार को पैसे जाते हैं। तो इसमें से जो भी पैसे सरकार को जाएंगे, एग्जाम्पल में पकड़ लेता हूँ कि 1 लाख का 10,000 सरकार को चला गया, तो 10,000 काटने के बाद, 10,000 रुपया काटने के बाद जो बचा, मान लेता हूँ 90 बच गया, तो ये 90 क्या है? ये है डिस्पोजेबल इनकम। यानी अब इस 90,000 का आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब ये 90,000 पूरा आपका है। आप इसे बैंक में रखो, आप इसे एफडी कर लो, आप इसे कार खरीद लो, आप इसे घर खरीद लो, कुछ भी कर लो, ये पूरा 90,000 आपका है। इसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम, यानी इस इनकम का आप कुछ भी कर सकते हो। उसके पहले जो था पर्सनल इनकम, उसमें सरकार का टैक्स छुपा हुआ था। टैक्स मैंने पे कर दिया सरकार को, अब जो पैसा बचा है वो मेरा डिस्पोजेबल, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, आपको आई थिंक समझ में आ गया। लास्ट है इसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने कहा कि पैसे, जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है, यहाँ पे जहाँ पे पैसा आ जाता है जिस एक्टिविटी में, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे मैंने 4 टाइप लिखे हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्हीं 4 तरीक़ों से होती है। वैसे और भी 3 अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ बिजनेस। मतलब एक तो देखो कैसा होता है कि हम कोई बिज़नेस चालू करते हैं, होटल या सामान बना के बेच रहे हैं, राइट। दूसरा होता है प्रोफेशन, एक और होता है प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट यानी हम कहीं नौकरी कर रहे हैं, हमें पगार मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, हम उनका काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। एक हो गया बिजनेस, सामान बना के बेच रहे हैं।
और तीसरा है प्रोफेशन। प्रोफेशन जैसे कि टीचर कोई सामान नहीं बना के बेच रहा है और वो कहीं और जॉब भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ तो कर रहे हैं ना, तो ये प्रोफेशन। ये 3 तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से दिया है, इसे भी समझेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या दिया है, एक तो दिया है प्रोडक्शन, सामान को बनाना। प्रोडक्शन यानी क्या, उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन प्रोडक्शन कहलाता है, एक पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, उस सामान को लोगों तक पहुंचाना एक तरह से, या उस दुकान तक पहुंचाना जहां से आप खरीदने वाले हो, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। बांटना, वितरण करना, पहुंचाना से, राइट। अब जैसे मुंबई में कोई सामान बचता है लेकिन पूरे इंडिया में बिकता है, तो कैसे होता है, ट्रेन से, जहाज से, बड़े बड़े ट्रकों से पहुंचाया जाता है सामान, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा एक्सचेंज। एक्सचेंज मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, लेन देन। मैंने दुकान वाले से मार्कर मांगा और उसने पैसे लिए, ये हो गया एक्सचेंज, राइट। और तीसरा है लास्ट है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब है किसी चीज़ को यूज़ करना। इसका दूसरा एक और मीनिंग होता है कि खा लेना मतलब तो खाना हो गया एक तरह से, खाना खा रहे हो तो खाना हो गया हो, या किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कंजप्शन। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करो, मैंने बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हो गया कंजप्शन। मैं मार्कर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये हो गया कंजप्शन। मैंने पिज़्ज़ा बर्गर मंगाया बड़े होटल से, तो हो गया कंजप्शन। तो कंजप्शन यानी किसी भी चीज़ को यूज़ कर लेना। अब मार्कर तो मैं खा नहीं सकता, तो इसको यूज़ करना ही कहूँगा। खाना जो मंगाऊंगा वो खा सकता हूँ, इसके लिए उसको खाना कह रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ऐसे और भी कई सारे हैं जो आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे अपने स्टैंडर्ड में तो आप समझोगे। यहाँ भी कुछ अलग चीज़ें लिखी है मैंने। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, ये जो पहला पॉइंट था ना वांट, इसकी कुछ विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स, इसको आप फीचर्स भी कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीचर्स यानी विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती हैं वांट्स की। एक चाहत, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक चाहत किस तरह से डिसाइड होता है, या किस तरह से उसको देखा जाता है, एक चाहत को, एक डिमांड को, एक मांग को। बहुत अच्छी पॉइंट है, ध्यान से समझना। वांट्स आर अनलिमिटेड, तो चाहते क्या होती हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था अनलिमिटेड वांट्स। देखो लिखा अनलिमिटेड वांट्स आर अनलिमिटेड। तो चाहत क्या होती है, लोगों की इच्छाएं क्या हैं, चाहत में इच्छाएं क्या हैं, बहुत ही अनलिमिटेड है ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा हमको जो जितना भी मिले उतना कम है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एलन मस्क है, धीरूभाई अंबानी हैं, राइट, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये क्या आज इतना सारा पैसा कमाने के बाद रुक गए हैं, बिल्कुल नहीं। ये और ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस को और बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, राइट। तो वांट्स आर अनलिमिटेड, जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं, ठीक है। सेकेंड है वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। रिकरिंग का हम कह सकते हैं हिंदी में बार बार। तो जो इच्छाएं होती हैं वो प्राकृतिक होती हैं कि बार बार होती हैं। मतलब जैसे कि किसी चीज़ को बार बार चाहना, ये इच्छाएं जनरली होती है। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक हमें पसंद आ जाती है, अब हम बार बार उसी को पीते हैं अगर हमारे पास एक अच्छा खासा पैसा है तो। जैसे जॉब वाले लोग चाय बड़ी पीते हैं, बार बार चाय, बार बार चाय। चाय तो बहुत फेमस है इंडिया में, राइट। हर किसी को हर जगह पे, हर गली नुक्कड़ में चाय वाले मिलेंगे। तो चाय इंडिया में एक तरह से क्या है, एक ऐसी इच्छा है जो बार बार आती है। तो कुछ इच्छाएं ऐसी होती है जो बार बार आती है चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। जैसे अभी मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मार्कर की डिमांड मेरी बार बार एक इच्छा होगी, क्योंकि मुझे पढ़ाना है, ये ख़त्म होगा तो मुझे वापस नया लेना होगा, या इसका इंक मंगवा लूँगा। लेकिन डिमांड तो करूँगा ना बार बार। मोबाइल है, ख़राब हो तो नया लेना ही पड़ेगा, डिमांड तो करूँगा ना। तो कुछ इच्छाएं होती है जो हम बार बार करते हैं, जैसे खाने की इच्छा, घूमने फिरने की इच्छा, कुछ चीज़ें हम बार बार। तो ये रिकरिंग है। कहने मतलब ये नहीं कि लाइफ में एक ही बार आप किसी एक चीज़ की इच्छा करते हो, आप उसको दोबारा भी करते हो। क्योंकि हर साल दिवाली आती है, हर साल होली आती है, हर साल ईद आता है, मुहर्रम, जो भी जितने भी त्यौहार हैं हर साल आते हैं ना। तो हर साल हमारी इच्छाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में एक ही बार एक ही इच्छा हम करते हैं। तो ये लिखा है कि वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, वो बार बार आती हैं, बार बार आप इच्छाओं को करते हो। वांट्स डिफर का मतलब होता है बदलते हैं, अलग होते हैं, अंतर होते हैं। विथ एज, उम्र के हिसाब से इच्छाएं बदलती हैं। सही बात है। हम 2-3 साल के होते हैं तो चलना शुरू करते हैं, तो हम वो टी 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 करने वाले चप्पल आता है ना, हम चलते तो टी 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 टी, राइट। तो ऐसे चप्पल वाले हमें बड़े अच्छे लगते हैं छोटे बच्चों को, तो हम उसकी इच्छा रखते हैं। जब हम थोड़े और बड़े होते हैं, 5 साल 6 साल के होते हैं, तो हम छोटी साइकिल की इच्छा करते हैं। हम थोड़े और बड़े होते हैं तो हम
10-12 साल के होते हैं तो फिर बड़ी साइकिल की इच्छा करते हैं, और थोड़े बड़े हुए 15 साल के हो गए तो हम शायद बाइक की, या और उससे भी ऊपर हो गए तो बाइक की इच्छा करते हैं। तो इसी से करके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हम हमारी इच्छाओं की हमारी जो इच्छाएं हैं वो बदलती रहती हैं। अब 20-25 के होने के बाद हम थोड़ी बोलते हैं हमें डॉल चाहिए, गुड़िया चाहिए। जनरली हम ऐसा नहीं कहते ना, या हमें छोटी सी टॉफ़ी चाहिए, हम ऐसा नहीं, हमारी इच्छाएं चेंज हो जाती हैं, हमारे खाने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारे कपड़े पहनने का तरीका चेंज हो जाता है, राइट। बचपन में हम जूते भी लेते हैं तो थोड़ा कार्टून वाले लेते हैं, बैग लेते तो भी कार्टून वाले लेते हैं जिसपे डोरेमोन, भीम ऐसा कुछ बना होता है। लेकिन जब बड़े होते तो कॉलेज बैग लेके जाते हैं, तो उसमें हम उस तरह से नहीं करते, राइट। तो उम्र के साथ, एज के साथ इच्छाएँ बदलती हैं। उसके आगे लिखा है वांट डिफर विथ जेंडर। जेंडर यानी मेल फीमेल, राइट, जो भी जेंडर है। हाँ, तो लड़का है या लड़की है या कोई और है तो उसके हिसाब से भी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। सही थी बात है, लड़कियों की इच्छाएं अलग होती हैं, लड़कों की अलग होती हैं। उम्र तो एक है, लेकिन उम्र के अलावा भी लड़कों की इच्छाएं अलग होती हैं, लड़कियों की इच्छाएं अलग होती हैं। लड़कियों को डॉल चाहिए होती है तो लड़कों को कुछ अलग चाहिए होता है, अलग टाइप के जूते चाहिए होते हैं, शूज़ चाहिए होते हैं, ठीक है ना, बैट चाहिए होता है, बॉल चाहिए होता है। सबके अपने लड़कियों को पिंक कलर बहुत ज़्यादा ये करता है, पिंक कलर की हेयर बैंड, पिंक कलर का ये, पिंक कलर का वो, बहुत सारे लड़कियों की ऐसे है, इसलिए कह रहा हूँ, राइट। और बॉयज़ के लिए ब्लू जनरली इंडिकेट किया जाता है, तो ब्लू कलर की सारी चीज़ें, राइट, ठीक है ना। बॉयज़ देखिए लोग, बॉयज़ बाइक के लिए करेंगे, गर्ल्स एक्टिवा के लिए ये करेंगी। थोड़े बड़े होने के बाद गर्ल्स मेकअप वगैरह में चले जाती हैं, बॉयज़ का अपना फिर उनका अलग हो जाता है, हेयर स्टाइल अलग करने की इच्छा हो जाती है, यहाँ कट मारेंगे वहाँ कट करेंगे, राइट। टी शर्ट अलग तरीके के लेने की इच्छा हो जाती है, जीन्स अलग तरीके की, ठीक है ना। बाइक तो मैंने कही। तो इस तरह से मेल फीमेल में भी डिफरेंस आ जाते हैं कि इच्छाएं बदलती हैं उनकी, राइट। उसके बाद है वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंस को हम कह सकते हैं, इसे हिंदी में अच्छी खासी हिंदी में कहा जाता है प्राथमिकता। कभी कभी हमारी इच्छाएं प्राथमिकताओं को देखकर भी होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर की इनकम बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल, जैसे आपके पापा हैं, उनके घर की इनकम बहुत नॉर्मल है, तो जब जैसे मान लो 10,000 कमा रहे हैं महीने का, तो वो 10,000 खर्च करते वक्त बोलते हैं ना बहुत सोचेंगे कि पहले कहाँ खर्च करूँ, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत सारी हैं। बच्चे भी बहुत कुछ मांग रहे हैं, पापा ये बुक्स चाहिए, यहाँ एडमिशन करना है, इस क्लासेस में ज्वाइन करना है, मेरी सहेली ने ये लिया है, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, ऐसे करके दुनिया भर की इच्छाएं होती हैं। लेकिन जो पिताजी होते हैं वो देखते हैं, समझते हैं कि इन सब में सबसे ज़रूरी कौन सा है या पहले ज़रूरी कौन सा है, क्योंकि पैसा तो लिमिटेड है ना। अभी हमने पढ़ा ना, लिमिटेड मीन्स संसाधन। यहाँ पे संसाधन क्या है? पैसा, जो अभी एग्जाम्पल मैंने दिया। तो इस एग्जाम्पल में पापा के पास 10,000 रुपये हैं, यानी संसाधन तो लिमिटेड है। अब उसी 10,000 में सबको खुश भी रखना है और इम्पॉर्टेंट काम भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मोबाइल और लैपटॉप ले लूँ और बच्चों की एडमिशन करने उन्हीं हो रहा है, मैंने एडमिशन नहीं कराया, लैपटॉप और मोबाइल ले लिया। ऐसा ये करना सही है क्या? एडमिशन पहले ज़रूरी है, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, लैपटॉप मोबाइल बाद में ज़रूरी है। तो पहले एडमिशन होगा, फिर अगले महीने जब पगार आएगी तब लैपटॉप और मोबाइल लिया जाएगा। तो इच्छाएं जो होती हैं वो प्रेफरेंस के हिसाब से भी डिसाइड होती हैं, उसके हिसाब से भी बदलती हैं कि पहले क्या ज़रूरी है और हमारे पास कितने संसाधन अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम अपनी इच्छाओं को निर्धारित करते हैं। आज हम कार नहीं ले सकते क्योंकि उतने पैसे नहीं है, जब आएंगे तब लेंगे। तो इच्छा तो अभी है लेकिन अभी ले नहीं सकते, तो फ़र्क होता है। तो प्राथमिकता का मतलब है कि पहले क्या करना है हम वो डिसाइड करके अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, ठीक ना। अगला है वांट्स डिफर विथ सीजन्स। यस, मौसम के हिसाब से हमारी इच्छाएं बदलती हैं। ठंडी आ गई तो हमें कुछ गरम गरम खाने का मन करता है, पकोड़े चाय, ठीक है। बारिश में भी मन करता है, खासकर पकोड़े चाय बड़े चलते हैं। ठंडी आ गई तो मैंने कहा ऊनी कपड़े, उलन क्लॉथ्स, राइट। और बारिश हुई तो छाता की इच्छा करती है हमें, रेनकोट की इच्छा करती है, राइट। तो सीज़न के हिसाब से भी हमारी इच्छाएं बदलती हैं। आम का सीज़न है तो आम खाते हैं, चीकू का सीज़न में चीकू खाते हैं, राइट। अंगूर के सीज़न में अंगूर, बनाना के सीज़न बनाना, ठीक ना। ये फ्रूट्स के भी अपने अपने सीज़न होते हैं, हर चीज़ के अपने सीज़न होते हैं, त्योहारों के अपने सीज़न होते हैं, राइट। वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। देखो आ गया, कल्चर यानी संस्कृति।
संस्कृति। और यहाँ पे संस्कृति से मतलब है कि कौन से हम धर्म से बिलोंग करते हैं, कौन से धर्म से हम बिलोंग करते हैं, कौन से त्यौहार मनाते हैं, कौन सी चीज़ें हम अपने समाज में फॉलो करते हैं, उसके ऊपर। अगर हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली के हिसाब से हमारी इच्छाएं अलग होती हैं। होली के टाइम हमारी इच्छाएं अलग होती हैं। होली के दिन हम खाते पीते हैं और होली खेलते हैं, रंग वगैरह हमारी इच्छाएं होती हैं रंग खेलने की। दिवाली के दिन पटाखे की इच्छाएं होती हैं, राइट, और दिए वगैरह की इच्छाएं होती हैं। बहुत सारी मिठाइयों की इच्छाएं होती हैं, घर में बहुत अच्छे डेकोरेशन होते हैं, लाइटिंग्स लगती हैं, उनकी इच्छाएं होती हैं, राइट, सब कुछ जगमग जगमग रहता है। तो ये सब पॉइंट्स थे, फीचर्स थे इच्छाओं के, कि इच्छाएं किस तरह की होती हैं और कैसी कैसी होती हैं। तो एक तो इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, ये एक इसकी विशेषताएं हैं। इच्छाएं ज़रूरी नहीं कि एक ही बार आएँ, वो बार बार आती हैं, कि कोई चीज़ खाने का मन किया तो बार बार करता है, हम बार बार खाते हैं। उम्र के साथ इच्छाएं बदलती हैं, छोटे होते तो अलग इच्छा होती है, बड़े होते तो कुछ अलग इच्छा होती है, और बड़े होते तो अलग इच्छा होती है। डिफर विद जेंडर, लड़का लड़की, आदमी औरत में के इच्छाओं में फ़र्क होता है, राइट। प्रेफरेंस के हिसाब से भी हमारी इच्छाएं बदलती हैं, यानी पहले हमें क्या करना है उसके हिसाब से हम अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। सीज़न के हिसाब से हमारी इच्छाएं बदलती है। मैंने कहा मैंगो के सीज़न मैंगो, बनाना के सीज़न बनाना, ग्रेप्स के सीज़न में ग्रेप्स, राइट। और संस्कृति के हिसाब से भी हमारी इच्छाएं बदलती हैं। होली, दिवाली, ईद, दशहरा, गणपति बप्पा, राइट। तो इस तरह से हमारी इच्छाएं चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया। थोड़ा वीडियो लंबा है, बट आप चीज़ों को ध्यान से समझोगे, ध्यान से देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा। ये एकदम बेसिक था। अगली वीडियो में हम सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। हमने माइक्रो के बारे में बात कर लिया, अगली वीडियो में मैक्रो के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक टाटा, बाय बाय।